दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया एक बार फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने अपने इस लेख में लिया है। तो आइए हम इसको देखते हैं। हमने सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों में अंतर बताइए। मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर बताइए। तो क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर क्या होता है? क्षेत्र यानी एक विशेष क्षेत्र होगा और राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र के लिए होगा। ठीक है, समझना है। क्षेत्र यानी एक क्षेत्र के लिए हो सकता है, राष्ट्रीय यानी पूरे राष्ट्र के लिए। इसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की जाती है, मतलब क्षेत्र का है तो क्षेत्रीय मुद्दों पर बात की जाती है। इसमें किसी एक जाति एक परिवार का प्रभुत्व होता है। ये दल क्षेत्रीय स्तर का कार्य करती है, मतलब ये क्या करती है? क्षेत्रीय स्तर पे कार्य करती है। राष्ट्रीय दल में देखते हैं ये हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे उठाती है, मतलब जो राष्ट्र के प्रति हो उसके वही मुद्दे को उठाती है। यहाँ प्रमुख दलों पर भी परिवारवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये दल पूरे देश में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल की विशेषता लिखिए। तो राजनीतिक दल की विशेषता क्या है? राजनीतिक दल की विशेषता है अपने विचार का निरंतर जनमत करना, अपने विचार को प्रकट करना, निर्वाचित आयोग में पंजीकृत होना, मतलब निर्वाचन आयोग में क्या करना? अपने दल को पंजीकृत करवाना, पहचान हेतु एक चुनाव चिन्ह करवाना, मतलब जैसे हाथ का पंजा हुआ, कमल का फूल, उस तरीके से एक चुनाव चिन्ह को बताना। अगला क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन समूह होता है, मतलब दल का एक ऐसा संगठन समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब एक दल होता है जो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद सरकार और राजनीतिक सत्ता के उद्देश्य से कार्य करता है, समाज के सामूहिक हितों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दल व्यवस्था क्या है? तो देश के शासन को सही रूप से चलाने के लिए किसी भी दल का होना बहुत ही आवश्यक है। मतलब देश के दल के मतलब शासन को चलाने के लिए किसी एक दल का होना बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक दल नागरिक के संगठित समूह को बनाना और शासन को सही रूप से चलाना, राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दल क्या होता है? तो दल का मतलब होता है एक समूह होता है जो मतलब अपनी सत्ता स्थापित करता है और सत्ता स्थापित करने के बाद शासन को चलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करें। मतलब भारत में जितने भी दल हैं उनकी भूमिका किस प्रकार से भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका है। जनमत निर्माण में दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जनमत का मतलब होता है कि जनता के द्वारा, मतलब जनता का किस दल को ज्यादा समर्थन है उसको जनमत बोलते हैं। राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव लड़ते हैं, इसके बाद दल की सरकारें बनाते हैं और चलाते हैं। मतलब दल क्या करती है? सरकार बनाती है और चलाती है। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, मतलब जनता की भलाई के लिए वो नीति और कानून बनाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये उसकी भूमिका होती है। अगला है अध्याय 9 से लिया हमने, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए। सबको मालूम है 1919 का एक रोलेट एक्ट आया था, है ना। जब 1919 में एक रोलेट एक्ट भारत में आया, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में बंद कर देते या नजरबंद कर देते। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि कोई भी व्यक्ति हुआ उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। इसके साथ ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके लिए 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन विरोध सभा हुई। मतलब 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन एक सभा का आयोजन हुआ। सभा के बीच में अंग्रेज अफसर जनरल डायर ने वहां पर पहुंचकर गोलियां चला दी। मतलब वहां पर क्या कर दी? गोलियां चला दी, जिससे कि हजारों लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। थोड़ा सा विस्तार देख लीजिए। अमृतसर, जलियांवाला बाग जो घटना घटी थी वो अमृतसर में घटी थी। अमृतसर का एक जो बाग उसका नाम जलियांवाला बाग है। वहां पर इस एक्ट के विरोध में सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मतलब हजारों की संख्या में लोग आए थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, सभी प्रकार के लोग आए हुए थे। और वहां पर आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ठीक है, तो उस मेन गेट पर जो अंग्रेज अफसर जनरल डायर था वो खड़ा हो गया और अचानक धुआंधार गोलियां उसने चलाना प्रारंभ कर दी, जिससे कि बहुत से लोग मारे गए। तो इसी को हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? मतलब भारत के जो लोग थे वो इस
इस एक्ट के विरोध में क्यों थे? राष्ट्रीय आंदोलन के विरोध में इसे आतंकवादी अपराध कहा गया था। मतलब क्या कहा गया था? आतंकवादी अपराध कहा गया था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी राजनीतिक दल को ब्रिटिश सेना के खिलाफ आंदोलन करने के पर उसे गिरफ्तार कर सकती थी। मतलब ये एक्ट के अंतर्गत अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करता था तो उसे गिरफ्तार कर लेती थी। सरकार बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती, मतलब कोई मुकदमा न होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी इस एक्ट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उस समय एक घटना घटी। मतलब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक गांव में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, है ना, जिस कारण गांधी जी को बड़ा आघात लगा, जिस कारण गांधी जी ने 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में एक घटना घटी जहां पर एक थाना था, पुलिस थाना था, उसमें क्या करा, लोगों ने आग लगा दी जिससे कि बहुत सारे लोग जिंदा जल गए। तो इस घटना से गांधी जी को बहुत आघात हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 1922 को। अगला क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? मतलब कारण लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मतलब कारण क्या है? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने अपनी कर वसूली की नीति पर कोई कमी नहीं की। मतलब ब्रिटिश सरकार की जो कर नीति थी उस पर उन्होंने कोई कमी नहीं की, जो नीति थी वो वैसे वैसे लागू की उन्होंने। किसानों और व्यापारियों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। मतलब कर कौन भरते थे? किसान और व्यापारी। तो इन लोगों के ऊपर मतलब अंग्रेज से खिलाफ थे लोग। रोलेट एक्ट के अनुसार सभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे। मतलब इस एक्ट के कारण सभी लोग क्या हो गए थे? सरकार के खिलाफ हो गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पूना एक्ट क्या है? तो ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर जी की मांग को मान लिया था। इस के लिए गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया को धीमी पड़ जाएगी। कुछ समय बाद अंबेडकर जी ने गांधी जी से बात की और उन्हें मना लिया, मतलब मान ली और हस्ताक्षर कर दिया। मतलब गांधी जी की बात को मान लिया और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। अगला क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। एक ब्रिटिश संसदों का समूह था। इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। मतलब इसमें कौन नहीं था? कोई भी भारतीय नहीं था, सभी अंग्रेज थे। कौन थे? सभी अंग्रेज थे। इसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारकों के अध्ययन के लिए किया गया था। आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया था। साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल थे। तो ये साइमन कमीशन पर टिप्पणी है। अगला हमारा अध्याय 5 से है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऊर्जा के पारंपरिक संसाधनों को समझो। मतलब ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन है? तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है जलावन, उजले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, ये जो क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन है। इसमें गैर पारंपरिक संसाधन कौन कौन से जो है? पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, जलवायु, ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेट होल खनन पर टिप्पणी लिखिए। तो रेट होल खनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत छोटी सुरंग खोदना शामिल। मतलब रेट होल में क्या होता है? एक छोटी सी सुरंग खोदी जाती है। रेट होल खनन में आमतौर पर लगभग 3 से 4 फीट गहरी होती है। मतलब कितनी? 3 से 4 फीट गहरी सुरंग खोदी जाती है, जिसमें श्रमिक अधिकतर बच्चे प्रवेश करते हैं। मतलब इसमें कौन काम करता है? अधिकतर बच्चे प्रवेश करते हैं और कोयला निकालते। क्या निकालते? कोयला निकालते। इसमें कठिन इलाके और इस क्षेत्र में उपलब्ध कोयले की प्रकृति के कारण मेघालय मुख्य रूप से रेट होल खनन में संलग्न माना जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस एवं विद्युत है। तो ये ऊर्जा के परंपरागत कौन कौन से है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत है। और ऊर्जा के गैर परंपरागत कौन कौन से हैं? तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक और भूतापी ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत संसाधन है।
अगला है हमारा अध्याय 14 से संघवाद से है। संघीय शासन व्यवस्था क्या है, मतलब संघीय शासन व्यवस्था किसे बोलते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था से हमारा अभिप्राय यह है कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। तीन के मध्य। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, संघवाद में सरकार का शक्ति विभाजन एक तो केंद्र में होता है, राज्य में होता है और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है। क्या करता है, शक्ति को बांट देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, मतलब केंद्र और राज्य में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ। एक संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। मतलब एक संघात्मक संविधान में, मतलब जिसमें एक संघ हो, सब मिलकर है, उसमें संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। प्रत्येक सरकार संविधान द्वारा सीमा में ही कार्य करती है, मतलब संविधान में जो वर्णित है उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, मतलब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एक दूसरे से संबंध नहीं होता है, क्योंकि दोनों सरकारें एक ही नागरिक पर प्रशासन करती है। मतलब केंद्र और राज्य जो होती है वो दोनों सरकारें एक ही नागरिक पर कार्य करती है, मतलब एक ही नागरिक पर शासन चलाती है, लेकिन राज्य का अलग और केंद्र का अलग होता है। एकात्मक शासन के दोष बताइए। एकात्मक शासन के दोष देखते हैं। एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय शासन में निहित होती है। मतलब एकात्मक शासन में क्या होता है, जैसे एक राजा और पूरा शासन, पूरा राज्य है ना, उसमें क्या होती है कि एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है, मतलब केंद्र शासन में निहित होती है। प्रजातंत्र शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है। छोटे क्षेत्रों में यह सफल है, लेकिन बड़े राज्यों में यह सफल नहीं है। मतलब ये जो एकात्मक शासन है वो कहाँ पर सफल है, छोटे में, बड़े में यह सफल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार से गठित होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार से गठित होती है। पहला तरीका यह है, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर, मतलब दो राष्ट्रों को साथ लाकर बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दो जो राष्ट्र को एक करके और अलग अलग अपनी पहचान को बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसमें संघीय शासन व्यवस्था के गठन में दूसरा तरीका, बड़े राष्ट्र द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों को गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के मध्य सत्ता का बंटवारा कर देना। ठीक है, मतलब एक राष्ट्र, बड़ा राष्ट्र, उसमें अलग अलग राज्यों को बांट देना और उसके बाद अपने मतलब सत्ता का हस्तांतरण कर देना। ठीक है, दो व्यवस्था। अगला लेसन जो हमारा अध्याय 2 से है, वन एवं वन्यजीव संसाधन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, आपको खुद को मालूम है कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है, इसका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। वन एक प्राकृतिक संसाधन है, 25% भाग पर वन पाए जाते हैं। मानव ने अपने विकास के लिए वन का दोहन किया, उन्होंने मकान, खेती, उद्योग के लिए वन काटना प्रारंभ कर दिया, मतलब अपना विस्तार करने के लिए वनों का विनाश कर दिया, जिसके कारण आज 15% ही वन पाए जाते हैं। मतलब आज क्या है, पहले 25 थे और वन धीरे धीरे कटने लगे, तो अब कितने हो गए, 15% ही वन पाए जाते हैं। वनों की कमी के कारण भू अपरदन, अनावृष्टि, बाढ़ आदि की समस्या मानव के पास देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मृदा परिच्छेद से क्या तात्पर्य है। तो मृदा के परिच्छेद से हमारा आशय यह है कि भूमि की ऊपरी परतों के ऊपर जो भूपटल पर जो परत जम जाती है उसे मृदा परिच्छेद कहते हैं। मतलब भूमि के ऊपर जो बाढ़ के द्वारा, बहाव के द्वारा, हवा के द्वारा जो भी जो परत ऊपर जम जाती है वो क्या कहलाती है, मृदा परिच्छेद कहलाती है। अगला है, वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वर्षा जल का संरक्षण से हमारा आशय यह है कि बरसात के पानी को यूं बहने ना दिया जाए, मतलब जो बरसात होती है उसके पानी को बहने ना दिया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, जिससे कि गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी हो उस समय उसका उपयोग कर सके, मतलब उसका उपयोग हो सके। वर्षा जल का संरक्षण के प्रमुख जो है स्रोत है, कुआं है, तालाब है, नलकूप है, झरना है, ये प्रमुख आधार है, इसके द्वारा हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, इससे लाभ होता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विनय की योजना क्या है? तो सामाजिक विनय की योजना से हमारा आशय यह है कि खेत, सड़क, रोड, रेल लाइन के दोनों साइड में पेड़ लगाना, वृक्षों को बढ़ावा देना ही वृक्षारोपण या सामाजिक वन्य की योजना कहलाता है। सीधा सा अर्थ है, सामाजिक वानिकी योजना में के अंतर्गत जो है खेत, सड़क और रोड लाइन के दोनों साइड वृक्षों को लगाना ही सामाजिक वानिकी योजना कहलाता है। खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ और रबी की फसलों में अंतर है, तो खरीफ की फसल और रबी की फसल, यह फसल मानसून के आगमन से ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्या हो जाता है, मानसून के आगमन से प्रारंभ हो जाती है। यह फसल शरद ऋतु वर्षा के बाद आती है। मतलब क्या होती है, शरद ऋतु वर्षा के बाद आती है। ये जो है मानसून के आगमन से प्रारंभ हो जाती है और ये शरद ऋतु के बाद आती है, मतलब शरद ऋतु के बाद आती है। इसकी प्रमुख फसल जो है धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली। न खरीफ की कौन कौन सी है फसल, धान, ज्वार, बाजरा और कपास, मूंगफली। और रबी की कौन सी है प्रमुख फसल, गेहूं, जौ, चना, सरसों और अलसी। ये काय की है, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल में यह फसल पकने में कम समय लगता है और रबी में यह फसल पकने में अधिक समय लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति से क्या आशय? मतलब हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति से हमारा आशय यह है कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। हरित क्रांति का आशय क्या हुआ कि कृषि में अचानक वृद्धि होना, अचानक मतलब तीव्र वृद्धि होना। इस वृद्धि में विजय रासायनिक उपयोगों के कारण हरित कृषि की वृद्धि हुई है। इस क्रांति के कारण फसलों में वृद्धि मानी गई है, इसे ही हम हरित क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वन्य प्राणी संरक्षण की आवश्यकता है प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखने के लिए। मतलब वन्य प्राणी मतलब वन में जो प्राणी है, जैसे जीव जंतु है, शेर है, खरगोश है, हाथी, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इनके संरक्षण के लिए प्राकृतिक में संतुलन बनाए रखने के लिए, फल में वे सब्जियां, औषधियां प्राप्त करने के लिए, जलाने वाली लकड़ियां प्राप्त करने के लिए, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए वन जीव का होना बहुत ही जरूरी है। अगला है हमारा क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए। तो समोच्च रेखा के अनुरूप जुताई करना, पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर रखना और पट्टीदार कृषि करना मृदा संरक्षण के उपाय हैं। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित है। मतलब ये क्या है, एक गैर मतलब संगठन है जिसके द्वारा यह आंदोलन संचालित हो रहा है। आरंभ में ही आंदोलन जंगलों के बांधों के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। मतलब पहले क्या था, ये जो आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो जंगलों में जो बांध थे तो उनके उनके डूबने के कारण केंद्रित था। बाद में इसका लक्ष्य विस्थापित और पुनर्वास का हो गया। मतलब बाद में इसको क्या कर दिया, पहले तो ये बांध बनाने पर था और जब बांध बन गया अब क्या है, विस्थापन के ऊपर यह आंदोलन केंद्रित हो गया। मेघा पाटकर जी आज भी इस आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मतलब कौन कर रही है, मेघा पाटकर जी जो है आज भी इस आंदोलन के लिए संघर्ष कर रही हैं। अगला है, भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य उज्जवल क्यों है? तो भारत में सौर ऊर्जा, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यह प्रदूषित रहित है, निम्न वर्ग के लोग इसका आसानी से उपयोग उठा सकते, मतलब इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अध्याय 24, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो वैश्वीकरण समझ लो पहले ही कि वैश्वीकरण से सीधा अर्थ क्या है कि एक देश के जितने भी वस्तुएं हैं, एक देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, मतलब जितनी, जैसे हमारे यहाँ गेहूं उत्पादन होता है, गन्ना उत्पादन होता है ना, चाय उत्पादन होती है, मतलब जितनी भी वस्तु उत्पादन होती है, सेवाएं हैं, उसको विश्व स्तर तक ले जाना, मतलब उसको दूसरे देश में बेचना और उसको एक ही कृत करके राष्ट्र में सेवाएं पहुंचाना वैश्वीकरण कहलाता है, जैसे वस्तु, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा आदि। अगला, विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? विश्व व्यापार संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उधार बनाना विकसित राष्ट्रों की पहल पर शुरू किया गया है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य
है। मतलब विश्व व्यापार संगठन में इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार बनाना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। वो मतलब विकसित राष्ट्रों की पहल पर शुरू किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम में निर्धारित करता, मतलब कि व्यापार को और ऊंचे स्तर तक ले जाना ही विश्व व्यापार संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एटीएम क्या है? आपको सबको मालूम है। एटीएम के से आशय है या एक ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से हम रुपए को निकाल सकते हैं। यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें धातु की चिप लगी हुई होती है जिस पर हमारा बैंक अकाउंट दर्ज होता है। ठीक है, अगला है विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है? तो विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और वह पूंजी हमें ऋण के द्वारा प्राप्त होती है। इसके माध्यम से हम वस्तु का उत्पादन करते हैं और उसमें हमें आय प्राप्त होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? विकास के लिए ऋण की भूमिका। बांगर और खादर में अंतर बताइए। तो बांगर और खादर क्या है? बांगर और क्या है खादर देखते हैं। बांगर देखते हैं, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले भाग का है। इस प्रकार के जलोढ़ से लगातार एकत्रित होने वाले छज्जे जैसी संरचना बन जाती है जिससे बाढ़ प्रभावी मैदान के स्तर जितनी उड़ जाती है। खादर एक नवीन भूमि है जो बाढ़ में दोनों का युवा संग्रहण है। हर वर्ष मिट्टी बदलती रहती है, इसमें पैदावार की मात्रा उपयुक्त होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा, संसाधन से क्या आशय है? इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? संसाधन कोई वस्तु या तत्व तभी संसाधन कहलाते हैं जब उसमें मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जल एक संसाधन है क्योंकि इससे मनुष्य वन जीवों की प्यास बुझती है और खेतों में फसलों की सिंचाई होती है और यह स्वच्छता प्रदान करने, भोजन बनाने आदि में भी आदि मानव की बहुत ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह संसाधन कहलाता है। ठीक है, संसाधन से सीधा आशय क्या है? मनुष्य के लिए उपयोग में जो चीजें आती हैं वो सब संसाधन कहलाती हैं। ठीक, जैसे हवा है, पानी है, आग है, ये सब क्या है? ये सब संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन से क्या आशय है? नवीनीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में भी सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत नष्ट नहीं होते हैं या जिनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है, वह नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, नवीनीकरण संसाधन से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए। तो नवीनीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में भी सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। ठीक है, मतलब नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में क्या है? अक्षय ऊर्जा भी सारी ऊर्जा शामिल, सौर्य ऊर्जा इसको क्या बोलते हैं? सौर्य ऊर्जा भी शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है तथा जिनके स्रोत नष्ट नहीं होते हैं या जिनके स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है, वह नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, जैव ईंधन आदि नवीकरण ऊर्जा के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापार से आप क्या समझते हैं? व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय करना। क्या है? क्रय और विक्रय करना। एक शुद्ध शब्द में अगर हम कहें तो एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचना जिससे उसे मुद्रा प्राप्त होती है उससे हम व्यापार कहते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है? वह वस्तु को अपने यहाँ उत्पादित करता है और उसे बेचता है, इसको हम व्यापार कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आयात शुल्क क्या होती है? तो आयात शुल्क किसी देश की सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवा के आयात पर एकत्रित किए गए करों या कर को संदर्भित करता है। किसी उत्पादन का मूल्य आमतौर पर आयात शुल्क को अंतिम रूप देता है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो लिया गया शुल्क है या मतलब यातायात के क्षेत्र में या फिर हम जो वस्तुओं को इधर से उधर बुलाते हैं तो उसमें जो शुल्क लगता है, जो कर लगता है, वो आयात शुल्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निरंकुशवाद से क्या आशय है? तो निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं?
निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीय सैन्य बल पर आधारित और दमनकारो सरकार होती, मतलब दमनकारी सरकार होती है, उसे निरंकुशवादी कहते हैं। अल्प बेरोजगारी, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना आता है। कृषि क्षेत्र में जहां परिवार के सभी सदस्य कार्य करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करता दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विवादित है और किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। उसे हम क्या बोल सकते हैं? अल्प बेरोजगारी कहते हैं। मतलब एक धंधा है जिसमें सभी लोग, परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं, उसको हम अल्प बेरोजगारी कह सकते हैं। एजेंडा 21 क्या है? यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों की पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए एजेंडा 21 को बनाया गया था। मतलब ये एक कार्य सूची है जिसका एक सामान्य उद्देश्य था, और जिसका उद्देश्य क्या था कि सभी लोग जवाबदारी ले, जिसमें पर्यावरण, क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने के लिए कार्य करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य क्या है? लिखिए। तो मुद्रा के कार्य, मुद्रा का विनिमय करना, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के बदले मुद्रा प्राप्त करता है। ठीक है, मूल्य का मापन करना, इसके अंतर्गत मुद्रा के मूल्य के अनुसार वस्तु को खरीदना करना होता है। आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? तो आधारभूत उद्योग देखते हैं, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार निर्माण संचालन में काम में आते हैं वह उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो वे उद्योग क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? तो मृदा अपरदन का तात्पर्य यह है कि जब तेज हवा चले, बहता हुआ पानी आए और उसके कारण भूमि की परत, ऊपरी परत से मिट्टी को बहाकर ले जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? मृदा अपरदन कहेंगे, है ना। ठीक, तो पानी का जो बहाव आता है तो मिट्टी को बहाकर ले जाता है। तेज हवा चलती है तो धूल भरी आंधी चलती है तो वो एक जगह जाकर इकट्ठी हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। अगला है हमारा, तीनों राज्यों के नाम बताओ जहां काली मृदा पाई जाती है। मतलब भारत के 3 राज्य जहां काली मृदा पाई जाती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तीनों राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। मृदा संरक्षण से क्या आशय है ना? आप क्या समझते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधन का दोहन हो रहा है और विनाश हो रहा है। भौम जल पाने के स्रोत लिखिए। तो भौम जल पाने के स्रोत है, भौम जल का मतलब भूमि के अंदर पाए जाने वाले स्रोत को भौम जल कहा जाता है, जैसे ट्यूबवेल, कुआं, नलकूप आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है। यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। यह पूरे भारत में 40% भाग पर पाई जाती है। ठीक, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला है संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या है? मतलब 1988 को एक संशोधित वन नीति सामने आई थी, उसका क्या मुख्य आधार क्या है? तो 1988 में जब नई वन नीति घोषित की गई, उसके मुख्य आधार है पर्यावरण में निरस्तरता लाना और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, यह मुख्य आधार था। अब्रक के 2 उपयोग लिखिए। तो औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में ये अब्रक के 2 उपयोग होते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल उत्पन्न होती है। क्या होती है? अचानक हलचल उत्पन्न होती है और सागर का पानी इधर उधर विस्थापन होता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल सब दूर फैल जाता है। इसे भूकंप या समुद्री लहर कह सकते हैं। ठीक है, सुनामी का मतलब क्या हुआ? भूकंप या ज्वालामुखी से महासागरीय जो धाराएं हैं वो अचानक हलचल उत्पन्न हो जाती है, जिसमें सागर का पानी इधर उधर विस्थापन होता है और यह जो पानी है यह भूमि पर फैलने लगता है, जिसे भूकंप या समुद्री हलचल कहते हैं। भारत में सुनामी प्रभावित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या है? ये सुनामी प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। रासायनिक आपदा क्या है? तो औद्योगिक व रासायनिक आपदाएं मानव प्रदत्त आपदाएं हैं।
मतलब ये क्या है, ये मानव प्रदत्त आपदाएं है ना, मानव के द्वारा बनाई गई आपदाएं जिसकी शुरुआत बिना किसी चेतावनी के प्रारंभ होता है, मतलब जिसकी शुरुआत क्या होती है, बिना किसी चेतावनी के प्रारंभ हो जाती है, ये रासायनिक आपदा कहलाती है ना। जिसका हम भोपाल गैस जो हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो एक रासायनिक आपदा कहलाती है। 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, तो बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, बिहार में 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम क्या है, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला खां, ये महत्वपूर्ण 1857 क्रांति के नेता थे। हड़प नीति क्या है, तो इसे विलय नीति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के अधीन जितने भी राज्य थे उनके अंतर्गत संतानहीन राज्य को अपने क्षेत्र में लेते थे, उसे हड़प नीति कहते हैं। तो हड़प नीति का सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसा राज्य जहां पर राजा हो लेकिन उसकी कोई संतान ना हो, ठीक है। अब जिसकी कोई संतान नहीं होगी तो उस शासन को, मतलब जो अंग्रेज सरकार है वो अपने शासन में मिला लेगी। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता कौन कौन है। उग्र विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता माने जाते थे। बहिष्कार शब्द का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो बहिष्कार शब्द का अर्थ किसी विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने से ही मतलब नहीं था, इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाएं, प्रतिष्ठित पद को भी त्यागना तथा उसे बहिष्कार करना ही बहिष्कार शब्द कहलाता है। मतलब बहिष्कार शब्द का यह अर्थ ये है कि हम विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं करें, जितनी भी विदेशी चीजें जो भारत में उस समय खुली हुई थी उन सब में जाना छोड़ दे, उनको उपयोग करना छोड़ दे, ही बहिष्कार कहलाता था। कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1885 में ए.ओ. होम के और उनके साथियों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, तो भारत के गवर्नर जनरल वेल्लेस्ली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि कहते हैं। मतलब सहायक संधि क्या है, भारत के गवर्नर जनरल वेल्लेस्ली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि कहते हैं। इस व्यवस्था को जो नरेश स्वीकार करते थे वे राजा अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। मतलब इस संधि को जिस राजा ने स्वीकार करा तो वो राजा अंग्रेज का प्रतिनिधित्व करते थे और जो स्वीकार नहीं करते थे वो उनसे युद्ध करते थे। अगला, संविधान क्या है, किसी भी देश का संविधान सुचारू रूप से चलाना एवं उसके मूलभूत नियम कानूनों का पालन करना, उनके स्रोतों के माध्यम से शासन का पालन करना ही संविधान कहलाता है। मतलब संविधान का आशय क्या है कि एक संविधान हो जिसके कुछ नियम हो, कुछ कानून हो और उसके अंतर्गत शासन को सुचारू रूप से चलाया जाए, संविधान कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया प्रावधान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके द्वारा नागरिकों को 11 कर्तव्य निश्चित किए गए। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, तो अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ एवं समुदाय की घृणा की दृष्टि से देखना तथा व्यापक राष्ट्र हित की अपेक्षा कर स्वयं के पंथ या समुदाय के हितों की पूर्ति हेतु कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाती है, ठीक है। इसको अगर हम मतलब यूं कहें कि अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ के समुदाय को से घृणा की दृष्टि से देखना, मतलब अपने धर्म को अच्छा मानना और दूसरे के धर्म को घृणा से देखना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला, बेरोजगारी से क्या आशय है या क्या तात्पर्य, बेरोजगारी से हमारा आशय यह है कि जब वर्तमान में जो मजदूरी तय की गई हो उसके अनुसार रोजगार की प्राप्ति ना हो, वो शासन के मूल निश्चित करने के बाद भी रोजगार ना मिले, उस समय बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, इसे बेरोजगारी कहते हैं। सीधा सा अर्थ हम इसको यूं भी कह सकते हैं, वर्तमान में जो मजदूरी तय की गई है वो मजदूरी ना मिलकर और मतलब शासन के द्वारा जो निश्चित रोजगार उत्पन्न किया गया है और वो रोजगार ना मिले, उस समय बेरोजगारी होती है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाए कि देश में उपलब्ध संसाधन की पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस समय जनसंख्या विस्फोट होता है। जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। मतलब जनसंख्या में, देश में निरंतर जनसंख्या की वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आर्थिक विकास का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास से हमारा आशय यह है कि देश में आर्थिक विकास के लक्ष्य के
को पूर्ण रूप से पूरा करना, देश में आर्थिक तंगी को दूर करना ही आर्थिक विकास कहलाता। ठीक है, आर्थिक विकास का मतलब ये है कि एक परिवार या एक गरीब परिवार जो पूर्णतः अपने परिवार का पालन कर सके या उसे इस तरीके से रोजगार मिल सके कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को पूरा कर सके, उसे आर्थिक विकास कह सकते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? तो राष्ट्रीय आय में देश की आय की गणना एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। इसको याद करने के लिए उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर याद किया जाता है। मतलब उत्पादित और मौद्रिक मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। अगला है हमारा राजमार्ग से क्या आशय है? राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती है। मतलब जो सड़कें हैं वो मुख्यालय राज्य जिला मतलब राज्य मुख्यालय या जिला मुख्यालय या राजधानी से जोड़ने वाली सड़कों को राजमार्ग कहलाता है या कहते हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD को दिया गया है। तो दोस्तों, हमने ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, अगर आपको लेख समझ में आया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसकी और विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारी साइट पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर और विस्तार से और सभी विषय की विस्तृत रूप से जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद।